कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूँगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। कुछ देर बाद सिटी हॉस्पिटल। प्रलय के कंधे की ड्रेसिंग हो रही थी। गोली छूकर निकली थी, इसलिए ज़्यादा गहरा घाव नहीं था। डॉक्टर ने प्रलय को कुछ दिन अपने कंधे को आराम देने के लिए कहा, लेकिन प्रलय तो डॉक्टर की बातें सुन ही नहीं रहा था। उसका ध्यान तो सृष्टि पर था, जिसने उसे जबरदस्ती अपने सामने ही खड़ा किया हुआ था। वो एक पल के लिए भी सृष्टि को खुद से दूर नहीं जाने देना चाहता था। वही सृष्टि को अब प्रलय की तरफ देखने में भी शर्म आ रही थी। एक ही झटके में उसका प्रलय के साथ रिश्ता बदल चुका था। अब तक वो अपने एहसास को भी नहीं अपना पाई थी और प्रलय ने तो सीधा उसे अपनी बीवी ही बना लिया था। कुछ देर बाद वो दोनों गाड़ी में बैठे तो प्रलय ने सृष्टि के हाथ को अपने हाथ में थाम लिया और अपने सीने से लगा लिया। सृष्टि ने हैरानी से तुरंत उसकी तरफ देखा। प्रलय मुस्कुराते हुए बोला, किसी अनजान का हाथ अपने हाथ में नहीं लिया मैंने यूनिवर्स, अपनी बीवी का हाथ थामा है और मुझे नहीं लगता मेरी बीवी को इस पर कोई ऐतराज़ होना चाहिए। ये बोलते हुए उसने सृष्टि का हाथ बड़े ही प्यार से चूम लिया तो सृष्टि एकदम से सिहर उठी। उसने तुरंत अपनी नज़रें झुका ली थी। प्रलय के चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर डेविल एक्सप्रेशन आ गए। वो कुछ सोचते हुए बोला, सोचा था तुम मुझसे अपने प्यार का इजहार करोगे और तभी शादी करूँगा, लेकिन ये शादी बहुत ज़रूरी थी, किसी को मुँह तोड़ जवाब देना था। खैर, तुम्हारे मुँह से इजहार सुनने का ख्वाब तो अभी भी ख्वाब ही है, लेकिन वो ख्वाब भी मैं बहुत जल्दी पूरा करूँगा। ये बोलकर उसने गाड़ी स्टार्ट की और राणा मेंशन की तरफ बढ़ गई। वहीं दूसरी तरफ राणा मेंशन। कुसुम जी हाल में इधर उधर टहल रही थी। वो प्रलय का इंतजार कर रही थी ताकि प्रलय से पूछ सके कि आखिर उसके दिमाग में क्या चल रहा है। उन्होंने प्रलय को कॉल भी किया, लेकिन प्रलय ने कॉल रिसीव नहीं किया था। तभी अचानक से दरवाजे पर कदमों की आहट हुई। उन्होंने दरवाजे की तरफ नजरें घुमाकर देखा तो प्रलय और सृष्टि को देखकर वो हैरान रह गए। उनका दिल थक सा रह गया। वो तेज कदमों से उनके सामने आकर खड़ी हुई और प्रलय की तरफ देखते हुए बोली, ये सब क्या है प्रलय? प्रलय बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, आई एम सो सॉरी मॉम, चाहता था कि मेरी और मेरी यूनिवर्स की शादी एकदम ग्रैंड वेडिंग हो, आप भी उस शादी में शामिल हो, लेकिन शायद किस्मत को यही मंजूर था। ये बोलते हुए उसने एक नज़र सृष्टि को देखा। कुसुम जी थोड़ा नाराज़गी से बोली, तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए था प्रलय। खैर, अगर तुमने शादी कर ही ली है तो अब मैं भी क्या ही कर सकती हूँ। प्रलय मुस्कुराया और बोला, आप बहुत कुछ कर सकती हैं मॉम, आप अपने बेटे और बहू का गृह प्रवेश कर सकती हैं। उसकी बात सुनकर कुसुम जी हल्का सा मुस्कुराई और उन्होंने वहीं साइड में खड़ी हुई सर्वेंट को इशारा किया तो वो तुरंत किचन की तरफ चली गई। कुसुम जी को सृष्टि से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बस उसका शादीशुदा होना उन्हें ठीक नहीं लग रहा था। जब तक वो पूरी बात जान नहीं लेती तब तक वो सृष्टि को जज नहीं करने वाली थी। वो सर्वेंट तुरंत आरती की थाल लेकर कुसुम जी के साथ आकर खड़ी हुई और कुसुम जी ने उसके हाथों से वो थाली ली। प्रलय उन्हें रोकते हुए बोला, ये क्या बात हुई मॉम, इस घर में और भी तो लोग रहते हैं ना, आप पहले उन्हें तो बुलाइए। मैं चाहता हूँ कि मेरे और यूनिवर्स के इस गृह प्रवेश में वो भी शामिल हो। सृष्टि चुपचाप अपनी जगह पर खड़ी थी, लेकिन प्रलय की बातें सुनकर अब वो भी हैरान थी। प्रलय उस सर्वेंट की तरफ देखते हुए बोला, जाइए आप जाकर नताशा और उसकी बेस्ट फ्रेंड को लेकर आइए। वो सर्वेंट तुरंत अपना सिर हाँ में हिलाकर वहाँ से चली गई। कुछ ही देर में नताशा और दीरा दोनों सीढ़ियाँ उतरते हुए नीचे की तरफ आई और जैसे ही उनकी नज़रें प्रलय और सृष्टि पर गई, उन दोनों की आंखें बड़ी हो गई। ईरा के तो पूरी तरह से होश उड़ चुके थे, वहीं प्रलय के चेहरे पर डेविल स्माइल थी। नताशा वहां आकर गुस्से और नाराजगी से प्रलय की तरफ देखते हुए बोली, यह आपने सही नहीं किया भाइयों। प्रलय हल्का सा मुस्कुराया और बोला, क्या तुम अपने भाइयों की खुशी में खुश नहीं हो नताशा? उसकी बात सुनकर नताशा अब की बोलती बंद हो गई। वो कुछ बोल ही नहीं पाई, लेकिन ईरा की गुस्से से मुट्ठियां कसी हुई थी। कुसुम जी ने प्रलय और सृष्टि की आरती उतारी और फिर चावलों का एक कलश दरवाजे पर रखा, जिसे गिराकर सृष्टि अंदर की तरफ आई। प्रलय ने सृष्टि की तरफ देखा जो बहुत ज़्यादा नर्वस हो रही थी। वो उसका हाथ पकड़कर बोला,
अपने रूम में चले मिसेस सृष्टि प्रलय राणा। ये बोलते हुए उसने पहले तो बड़े प्यार से सृष्टि की तरफ देखा और फिर एक तिरछी नज़र ईरा पर डाली। ईरा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो तुरंत अपने रूम की तरफ भाग गई और प्रलय भी सृष्टि को अपने रूम में ले आया। उस रूम में आते ही प्रलय की तरफ देखकर वो बोली, लेकिन ये तो आपका रूम है ना, मैं दूसरे रूम में। अभी वो बोल ही रही थी कि प्रलय ने उसके बिल्कुल करीब आकर उसके होठों पर अपनी उंगली रख दी और बोला, अगर तुम ये सोच रही हो कि मैं अपनी बीबी को खुद से दूर रहने दूंगा तो तुम गलत हो यूनिवर्स। कितना बेसब्र था मैं इस दिन के लिए। अब मैं तुम्हें एक पल के लिए भी खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। ये बोलते हुए उसने सृष्टि के होठों से अपनी उंगली हटा ली और उसके होठों पर झुकने लगा, लेकिन वो उसको लबों को चूमता उससे पहले ही सृष्टि ने तुरंत अपना चेहरा नीचे की तरफ झुका लिया और प्रलय की शर्ट को कसकर मुट्ठियों में जकड़ लिया। उसने प्रलय के सीने में अपना चेहरा छुपाया और बढ़ती हुई धड़कनों के साथ बोली, प्लीज़ डिस्ट्रॉयर मत कीजिए। आई मीन हमारी शादी हो गई, लेकिन अभी ये प्लीज़ ये सब चीज़ें मत कीजिए, मुझे थोड़ा वक्त दीजिए। आप जानते हैं मैं अभी इस शादी के लिए तैयार नहीं थी। मैं नहीं जानती मैं आपसे प्यार करती भी हूँ या नहीं। आपने मेरे साथ ज़बरदस्ती की और मैंने इस शादी के लिए हाँ कह दी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपसे प्यार करती हूँ। ये बोलते हुए उसकी आवाज़ में बेचैनी साफ नजर आ रही थी। प्रलय मुस्कुराया और उसने सृष्टि का चेहरा अपने हाथों में थाम कर अपने सामने किया। वो सृष्टि की तरफ देखते हुए बोला, कोई बात नहीं, अगर तुम्हें थोड़ा वक्त चाहिए तो मैं तुम्हें वो वक्त देने के लिए तैयार हूँ। मैं तुमसे प्यार करता हूँ यूनिवर्स, और प्यार में तुमसे कोई ज़बरदस्ती नहीं करूँगा, लेकिन तुमसे दूर रहूँगा ये भी मत समझ लेना। बेशक से तुम अभी हमारे रिश्ते को थोड़ा टाइम देना चाहती हो तो ठीक है, लेकिन तुम्हें मेरे साथ इस रूम में ही रहना पड़ेगा। सृष्टि अब कुछ बोल ही नहीं पाई, उसने चुपचाप अपना सर हाँ में हिला दिया। प्रलय मुस्कुराते हुए बोला, तुम चेंज कर लो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। सृष्टि तुरंत से बोली, लेकिन आपको भी तो चेंज करना है ना। आई मीन आपने अपनी शर्ट तो चेंज कर ली थी, लेकिन बाकी सारे कपड़े तो आपको चेंज करने होंगे ना, तो आप पहले चेंज कर लीजिए, मैं बाद में कर लूँगी। प्रलय मुस्कुराया और बोला, नहीं पहले तुम चेंज करो, मुझे अभी एक इम्पॉर्टेंट काम है, मैं बाद में चेंज करूँगा, मैं अभी आता हूँ थोड़ी देर में। ये बोलकर वो रूम से बाहर चला गया। सृष्टि उसे जाते हुए देख रही थी। वहीं प्रलय अपने रूम से बाहर निकला और ईरा के रूम में आ गया। ईरा अपने रूम में थी और प्रलय के बारे में सोच रही थी, तभी दरवाजे पर कदमों की आहट हुई। उसने तुरंत पलटकर दरवाजे की तरफ देखा। उसे लगा शायद नताशा वापस आई होगी, लेकिन वहाँ पर प्रलय को देखकर उसकी आंखें बड़ी हो गई। प्रलय मुस्कुराते हुए अंदर की तरफ आया। इस वक्त उसके हाथ में एक स्वीट बॉक्स था और जिस तरह से वो मुस्कुरा रहा था उसकी मुस्कुराहट ईरा को बेहद चुभ रही थी। प्रलय ईरा के सामने आकर खड़ा हुआ और बोला, आई एम सो सॉरी जो मैं तुम्हें अपनी शादी में शामिल नहीं कर पाया। तुम इस घर की खास मेहमान हो, इस शादी में शामिल होना तो तुम्हारा हक बनता था, लेकिन वो क्या है ना, मैं बहुत बेसब्र था अपनी यूनिवर्स के लिए, तो मेरी ये बेसब्री और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, इसलिए मैंने जल्दबाजी में ही ये शादी कर ली। पर अब मैं स्पेशल तुम्हारे पास ये स्वीट बॉक्स लेकर आया हूँ तुम्हारा मुंह मीठा कराने के लिए। ये बोलते हुए उसने स्वीट बॉक्स को खोला और उसमें से एक बर्फ़ी का टुकड़ा निकाल कर ईरा के होठों की तरफ बढ़ाया। ईरा गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए बोली, मैं तुमसे सच में प्यार करती हूँ प्रलय। प्रलय मायूसी के साथ बोला, ओह रियली, आई एम सो सॉरी, कितना बुरा इंसान हूँ ना मैं। तुम मुझे प्यार करती हो और मैंने तुम्हारे प्यार को समझा ही नहीं। यूनिवर्स के साथ शादी कर ली। ईरा हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। अब अचानक ही प्रलय के एक्सप्रेशंस बदले और वो साइकियाट्रिक स्माइल में बोला, तुम्हें क्या लगता है मैं कोई दूध पीता बच्चा हूँ जिसे तुम कुछ भी कहोगी और मैं मान लूँगा? तुम्हें क्या लगता है मुझे तुम्हारे इरादों के बारे में नहीं पता? तुम किस तरह से नताशा को यूज कर रही हो मेरे करीब आने के लिए? प्रलय राणा सिर्फ एक इंसान नहीं, एक ख्वाब है जिसे हर कोई हासिल करना चाहता है, लेकिन अब ये ख्वाब हर किसी का तो पूरा नहीं हो सकता ना। ईरा व्यंग से मुस्कुराई और बोली, तुम्हें लगता है तुमने सृष्टि के साथ शादी करके सही किया? तुम्हें नहीं लगता तुमने कुछ ज़्यादा ही जल्दबाजी कर ली?
क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तुम सृष्टि से प्यार करते हो। प्रलय मुस्कुराया और बोला, मैं सृष्टि से प्यार करता हूँ या नहीं ये सोचने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। सृष्टि सिर्फ मेरा प्यार नहीं, मेरी ज़िद है, मेरा जुनून है। सृष्टि मेरी वो ज़िद है जिसे पूरा करने के लिए मैं पूरी दुनिया को तबाह कर सकता हूँ और खुद भी तबाह हो सकता हूँ। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर डेविल एक्सप्रेशंस थे। वहीं दूसरी तरफ दरवाजे पर खड़ी सृष्टि जो उन दोनों की बातें सुन रही थी, उसकी आंखों में नमी तैरने लगी। ईरा तुरंत से बोली, मतलब सिर्फ सृष्टि तुम्हारी जिद है, तुम मुझसे प्यार नहीं कर सकते? तुमने मुझे हराने के लिए सृष्टि से शादी कर ली बिना ये सोचे कि इस शादी से सृष्टि पर क्या फ़र्क पड़ेगा। सृष्टि अभी अभी इतने बड़े मेंटल ट्रॉमा से गुजरी है, अभी अभी उसकी शादी टूटी है, उसे ये भी नहीं पता कि उसके बच्चे का बाप कौन है, और तुमने उसके साथ ज़बरदस्ती शादी कर ली सिर्फ मुझे नीचा दिखाने के लिए। प्रलय हल्का सा मुस्कुराया और बोला, हाँ किया मैंने ऐसा, ताकि तुम्हें पता चल जाए कि अगर कोई प्रलय राणा के रास्ते में आता है तो प्रलय राणा उसे रास्ते से कैसे हटाता है। अब सृष्टि मेरी वाइफ है और तुम चाह कर भी ना उसके दिमाग में कुछ डाल सकती हो और ना ही नताशा को मेरे अगेंस्ट यूज कर सकती हो। अब इस घर में रहना ना रहना तुम्हारी मर्जी है, मुझे अब तुम्हारे यहाँ रहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सृष्टि ने उसकी बातें सुनते हुए अपनी आंखों के आंसू साफ किए और तुरंत वापस अपने रूम में चली गई। वो प्रलय से अपना फ़ोन लेने आई थी जो उसके पास था। जब वो गाड़ी से वापस बाहर निकली थी तो प्रलय से अपना फ़ोन लेना ही भूल गई थी। वो अपने रूम में आई और आकर बेड पर बैठ गई। वो रोते हुए बोली, मैंने सोचा था शायद सच में आप मुझसे इतना प्यार करते हैं कि आपने आज मेरे लिए अपनी जान भी दांव पर लगा दी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं आपका प्यार नहीं, सिर्फ आपकी जिद हूँ डिस्ट्रॉयर, जिसे आप किसी भी हाल में पूरा करना चाहते हैं। प्यार एक बार हो तो कभी ख़त्म नहीं होता, लेकिन जिद वो ना जाने कितनी ही बार बदलती है। एक जिद पूरी हो जाए तो इंसान दूसरी जिद के पीछे भागता है। आपने सिर्फ किसी और को हराने के लिए मुझे इतना मजबूर कर दिया कि मैंने आपसे शादी करने का फैसला ले लिया। मैं कितनी बेवकूफ़ हूँ जो आपको समझ ही नहीं पाई। प्रलय रूम में वापस आया और आते ही उसकी नज़र सृष्टि पर गई। सृष्टि बेड पर बैठी अपने आंसू साफ कर रही थी। वो तुरंत उसके पास आया और उसके चेहरे को अपने हाथों में थाम कर बोला, यूनिवर्स तुम रो क्यों रही हो? सृष्टि ने नज़रें उठाकर उसकी तरफ देखा और एक झटके से उसके हाथ झटक दिए और बेड से उठ गई। प्रलय हैरान रह गया। अभी सृष्टि कुछ देर पहले खुद उसके सीने से लगी थी और अब अचानक से वो उससे दूर होने लगी। वो सृष्टि का हाथ पकड़कर उसे अपने करीब खींचते हुए बोला, क्या हुआ यूनिवर्स, तुम नाराज़ क्यों हो रही हो? सृष्टि गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए बोली, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी डिस्ट्रॉयर, प्लीज़ आप मुझे परेशान मत कीजिए, मुझे शावर लेना है। ये बोलकर उसने प्रलय का हाथ खुद पर से हटाया और वहाँ से क्लोजेट की तरफ चली गई। प्रलय तुरंत उसके पीछे पीछे आया और बोला, तुम मुझे खुद से दूर जाने के लिए कहोगी और मैं चला जाऊँगा? तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया यूनिवर्स? अब मुझे जल्दी से बताओ, आखिर बात क्या है, क्यों इतना परेशान हो रही हो? किसी ने कुछ कहा क्या तुमसे? सृष्टि गुस्से से बोली, किसी और की कुछ कहने की ज़रूरत ही क्या है डिस्ट्रॉयर, आप ही काफ़ी हैं मुझे मेंटल ट्रॉमा देने के लिए। मेंटल ट्रॉमा शब्द सुनकर ही प्रलय की आंखें बड़ी हो गई। वो गुस्से से बोला, ये क्या बकवास किए जा रही हो? मैंने तुमसे क्या कहा यूनिवर्स? ऐसी भी क्या बात हो गई जो तुम इस तरह से रिएक्ट कर रही हो? सृष्टि गुस्से से बोली, मैंने कहा ना आपसे, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपसे ऐसा वैसा कुछ ना कहूँ तो प्लीज़ आप कुछ देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दीजिए। ये बोलकर सृष्टि अब क्लोजेट से अपने कपड़े लेकर वॉशरूम की तरफ जाने लगी। प्रलय गुस्से से बोला, जब तक मुझे बता नहीं देती कि आखिर बात क्या है तब तक मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा। तुम्हें बताना पड़ेगा कि आखिर तुम मुझसे इतने गुस्से से बात क्यों कर रही हो। सृष्टि ने उसकी तरफ देखा और फिर कुछ देर उसकी तरफ देखती रही। वो जाकर बेड पर बैठी और प्रलय की तरफ देखते हुए बोली, मैं ये कैसे भूल सकती हूँ डिस्ट्रॉयर कि आप इंसान नहीं, ज़िद्दी इंसान हैं। जब तक आपकी ज़िद पूरी नहीं हो जाएगी आप सामने वाले को सांस भी कैसे लेने देंगे? उसकी बात सुनकर प्रलय हैरान रह गया। वो तुरंत से बोला, तुम कहाँ की बात कहाँ लेकर जा रही हो? इसमें मेरे ज़िद्दी होने की बात कहाँ से आ गई? मैं सिर्फ तुमसे ये जानना चाहता हूँ कि तुम मुझसे नाराज़ क्यों हो।
ताकि मैं तुम्हारी नाराज़गी दूर कर सकूं। मैं कोई ज़िद नहीं कर रहा हूँ यूनिवर्स, मैं तुमसे प्यार। सृष्टि चिल्लाकर बोली। नहीं चाहिए मुझे आपका प्यार। प्रलय एकदम हैरान रह गया। सृष्टि गुस्से से बोली, प्यार प्यार प्यार, ये कैसा प्यार है आपका डिस्ट्रॉयर जिसमें आप मुझे ही तकलीफ दे रहे हैं? जब मैं आपसे कह रही हूँ कि मैं आपसे बात नहीं करना चाहती तो आप बार बार क्यों मुझे परेशान कर रहे हैं? जब मेरा मन होगा आपसे बात करने का, जब मेरा मूड होगा तो मैं आपसे बात कर लूँगी। लेकिन नहीं, आपको तो मेरे साथ ज़बरदस्ती करनी है, हर बात पर ज़बरदस्ती करनी है। मैं आपके साथ नहीं रहना चाहती तो आप मेरे साथ ज़बरदस्ती करेंगे। मैं आपसे शादी नहीं करना चाहती तो आप मेरे साथ ज़बरदस्ती करेंगे। और किस चीज़ को लेकर आप ज़बरदस्ती करेंगे मेरे साथ डिस्ट्रॉयर? और अगर आपको मेरे साथ ऐसे ही ज़बरदस्ती करनी है तो इसे ज़बरदस्ती का नाम दीजिए ना, प्यार का नाम मत दीजिए। अब मैं इस प्यार से थक चुकी हूँ। किसी को मजबूर करके उसके साथ शादी करना प्यार नहीं ज़बरदस्ती होता है, और आज आपने वही किया है। और अगर आपको इससे भी आगे बढ़कर ज़बरदस्ती करनी है तो आप कर सकते हैं, मैं आपको रोकूंगी नहीं। लेकिन फिर उसे प्यार का नाम मत दीजिएगा। उसकी बात का मतलब समझकर प्रलय गुस्से से बोला, खबरदार यूनिवर्स, अगर तुमने ऐसी कोई वाहियात बात की तो। सृष्टि व्यंग से मुस्कुराई और बोली, मैंने कुछ कहा भी नहीं, लेकिन आप मेरे बिना कुछ कहे ही सब समझ गए। कितना दिमाग चलता है ना आपका डिस्ट्रॉयर। ऐसे दिमाग के सामने एक मासूम इंसान क्या ही करेगा। आप सोचते दिमाग से हैं डिस्ट्रॉयर और खेलते दिल से हैं, और मेरे साथ भी आपने यही खेल खेला है। ये बोलते हुए उसकी आंखों में नमी तैर गई। प्रलय की गुस्से से मुट्ठियां कसने लगी। उसने साइड टेबल की तरफ देखा और वहां पर रखा वास उठाकर जोर से नीचे जमीन पर फेंक दिया। सृष्टि हैरानी से उसकी तरफ देखती रह गई। प्रलय उसके करीब आया और उसके चेहरे पर झुका और बोला, कभी कभी तो मुझे लगता है कि मैंने एक गलत लड़की से प्यार कर लिया यूनिवर्स। शायद तुम मेरा प्यार कभी समझोगी ही नहीं। जितना मैं तुम्हारे लिए तड़प रहा हूँ ना, और सोचता हूँ कि अब मेरी ये तड़प खत्म होगी, तुम एक कदम और आगे बढ़ जाती हो। मैं मानता हूँ मैंने तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती की, लेकिन वो ज़बरदस्ती मैंने अपनी कोई ज़िद पूरी करने के लिए नहीं की, अपने प्यार को हासिल करने के लिए की है। और प्यार करना कोई गुनाह तो नहीं होता। सृष्टि की आंखों में नमी तैर गई। वो रोते हुए बोली, लेकिन किसी को मजबूर कर देना गुनाह ज़रूर होता है। प्रलय व्यंग से मुस्कुराया और बोला, अगर किसी को प्यार देना और खुशियाँ देना गुनाह है तो ठीक है, मैं गुनाहगार ही सही। ये बोलकर उसने सृष्टि के चेहरे को छोड़ दिया और तुरंत वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद सृष्टि उसकी तरफ देखती ही रह गई। प्रलय रूम से जा चुका था और सृष्टि बस उसे जाते हुए देखती रह गई। प्रलय के जाने के बाद अब सृष्टि को थोड़ा बुरा भी लग रहा था कि अभी अभी उन दोनों के बीच कितनी बहस हुई। उसका सिर दर्द से फटे जा रहा था। उसने अपने सिर पर अपना हाथ रखा और बेड पर से बैठ गई। वो रोते हुए बोली, मुझे क्यों समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। एक तरफ मुझे डिस्ट्रॉयर में सच्चाई दिखती है, उनका प्यार दिखता है, तो दूसरी तरफ कुछ बातें ऐसी हो जाती है कि मैं उन पर शक करती हूँ। मुझे लगता है मैंने उन्हें कुछ ज़्यादा ही सुना दिया। वहीं दूसरी तरफ प्रलय अपनी गाड़ी ड्राइव करते हुए सृष्टि की बातों के बारे में सोच रहा था। वो बेहद नाराज़गी से बोला, ये गलत है यूनिवर्स। मैं हर बार तुम्हारे करीब आता हूँ प्यार की उम्मीद से, लेकिन हर बार मुझे तुमसे सिर्फ शक, नाराज़गी, एक अजनबीपन, तुम्हारा गुस्सा ही मिलता है। अब बस बहुत हुआ। लगता है तुम्हें ये प्रलय राणा आसानी से मिल गया तो तुम्हें इसकी कद्र ही नहीं है। पर प्रलय राणा को अपनी कद्र करवानी भी आती है। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर हल्के डेविल एक्सप्रेशंस थे। कुछ देर बाद राणा मेंसन सृष्टि वॉशरूम से बाहर आई और आकर बिस्तर की तरफ जाने लगी। तभी एक सर्वेंट ने दरवाज़ा नॉक किया। उसने दरवाजे की तरफ देखा तो वो सर्वेंट तुरंत से बोली, नीचे डिनर के लिए मेम साहब आपको बुला रही हैं। सृष्टि थोड़ा हिचकिचाते हुए बोली, आप उन्हें कह दीजिए कि मुझे भूख नहीं है। वो सर्वेंट उसकी बात पूरी होने से पहले ही बोली, उन्होंने स्पेशली कहा है कि आप प्लीज़ डिनर के लिए आइए, आपके लिए सही टाइम पर खाना पीना बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ आप नीचे आ जाइए। वो नीचे डाइनिंग एरिया की तरफ आई तो उसकी नज़र सामने डाइनिंग टेबल पर बैठी हुई नताशा पर गई, जिसके साथ ईरा भी बैठी थी। कुसुम जी भी वहीं पर मौजूद थी, लेकिन प्रलय वहाँ कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। सृष्टि को थोड़ा अजीब लगने लगा।
जैसे ही कुसुम जी ने सृष्टि की तरफ देखा वो तुरंत उसके पास आई और बोली, तुम आ गई, आओ मेरे साथ बैठो। ये बोलते हुए वो हल्का सा मुस्कुरा रही थी। सृष्टि आई और चुपचाप उनके साथ बैठ गई। कुसुम जी ने उसे डिनर सर्व करके दिया, लेकिन सृष्टि के चेहरे पर अभी भी थोड़ी परेशानी झलक रही थी। वो वहाँ पर बैठी थोड़ी अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। नताशा सृष्टि की तरफ देखते हुए बोली, क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो सृष्टि? तुम्हें ये डिनर पसंद नहीं आया क्या? पर इसमें भी तुम्हारी कोई गलती नहीं है। वो एक्चुअली क्या है ना, ये डिनर तुम्हारी औकात से बढ़कर है। तुम कहाँ सिंपल दाल रोटी खाने वाली और कहाँ तुम्हें राणा मेंशन का लग्जेरियस खाना खाने को मिल रहा है। तो थोड़ा ड्रामा करना तो तुम्हें पड़ता है। उसकी बात सुनकर सृष्टि उसकी तरफ देखती रह गई। वहीं ईरा के चेहरे पर डेविल स्माइल थी। कुसुम जी नताशा की तरफ देखते हुए बोली, ये तुम क्या बोल रही हो नताशा? सृष्टि भाभी है तुम्हारी, थोड़ा तमीज से। नताशा ने कुसुम जी की तरफ देखा और नाराजगी से बोली, अब आपको भी मैं बदतमीज लगने लगी क्या मॉम? अब मुझे गलत प्रूफ करने के लिए आप क्या करेंगी? भाइयों ने तो मुझे गलत प्रूफ करने के लिए इस लड़की से शादी कर ली, बिना ये सोचे समझे, ये जानते हुए भी कि ये लड़की किसी और के बच्चे की माँ बनने वाली है। पता नहीं किसके साथ गुलछर्रे उड़ाए होंगे। उसकी बातें सुनते हुए सृष्टि की आंखों में नमी तैरने लगी थी। वो वहां से उठने लगी कि तभी कुसुम जी गुस्से से चिल्लाते हुए बोले, बस नताशा बस, बहुत हुआ। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मैंने कभी भी तुमसे कुछ नहीं कहा। तुमने अगर कोई गलती भी की है तो मैंने तुम्हें डांटा तक नहीं, लेकिन ये गलती नहीं है। जानबूझकर किसी का दिल दुखाना गलती नहीं, गुनाह होता है, और तुम गुनाह कर रही हो। नताशा व्यंग से हंसी और बोली, मैं इसे अपनी भाभी कभी एक्सेप्ट नहीं करूंगी। जो लड़की अपने पहले पति की नहीं हुई, अपने घर वालों की नहीं हुई, वो मेरे भाइयों की क्या ही होगी। इसलिए मुझे ये लड़की बिल्कुल नहीं पसंद, और अब मुझे इस लड़की की शक्ल भी नहीं देखनी। ये बोलकर उसने तुरंत अपने सामने रखी हुई प्लेट को साइड किया और अपनी जगह से उठकर वहां से चली गई। कुसुम जी बस उसकी तरफ जाते देखती रह गई। अगर उन्हें थोड़ा सा भी अंदाज़ा होता कि डाइनिंग टेबल पर इतना बड़ा हंगामा होता तो वो कभी सृष्टि को यहाँ पर बुलाती ही नहीं। सृष्टि की आंखों से आंसू गिर रहे थे और वो अपना सिर झुकाकर वहीं बैठी थी। ईरा चेहरे पर शातिर मुस्कुराहट लिए चुपचाप अपना डिनर एंजॉय कर रही थी। कुसुम जी ने सृष्टि के हाथ पर अपना हाथ रखा और बोली, उसकी बातों का बुरा मत मानना सृष्टि बेटा, वो बस अपने भाइयों से बहुत ज़्यादा प्यार करती है, इसलिए अभी इन सब चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है। पर वो दिल की बुरी नहीं है, दिल की बहुत अच्छी। अभी वो बोल ही रही थी कि सृष्टि अपने एक हाथ से अपने आंसू साफ करते हुए बोली, मुझे सच में भूख नहीं है आंटी, मैं बाद में खाना खा लूँगी। ये बोलकर वो तुरंत अपनी जगह से उठी और वहाँ से अपने रूम में चली गई। कुसुम जी बस उसे जाते देखती रह गई। उन्हें सच में नताशा पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और सृष्टि के लिए बहुत बुरा लग रहा था। उनका भी अब खाने का मन नहीं किया। वो भी बिना खाए टेबल से उठी और अपने रूम में चली गई। वहीं दूसरी तरफ अपने रूम में बैठी सृष्टि रोए जा रही थी, लेकिन अचानक उसका चेहरा गुस्से से कांपने लगा। उसने अपने पेट पर अपना हाथ रखा और बोली, मुझे नहीं पता वो कौन है जिसकी वजह से तुम मेरी ज़िंदगी में आए बच्चा। तुमसे मैं बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हारी वजह से मुझे माँ बनने का मौका मिला, लेकिन उस इंसान से मैं हद से ज़्यादा नफरत करती हूँ जिसने ये घटिया हरकत मेरे साथ की है। बस एक बार मुझे उस इंसान का पता चल जाए, उसे मैं छोड़ूंगी नहीं। मैं उसकी जान ले लूँगी। उसकी वजह से मेरे कैरेक्टर पर सवाल उठ रहे हैं, उसकी वजह से मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, उसकी वजह से सबने मुझे छोड़ दिया। बस एक बार मुझे उस इंसान का पता चल जाए। तुम्हारी कसम खाती हूँ बच्चे, उस इंसान को मैं कभी माफ़ नहीं करूँगी। वहीं दूसरी तरफ प्रलय एक बार में बैठा था और ड्रिंक किए जा रहा था। तभी बाहर के दरवाजे की तरफ से हार्दिक अंदर आया और प्रलय के सामने आकर बैठ गया। प्रलय ने एक नज़र उसे देखा और फिर वापस काउंटर पर रखी हुई अपनी ड्रिंक उठाकर उसे पीने लगा। प्रलय की आंखें बंद हो रही थी। हार्दिक उसकी तरफ देखते हुए बोला, बधाई हो, आज तूने शादी कर ली। प्रलय ड्रिंक करते हुए व्यंग से हंसा और बोला, शादी? शादी नहीं, बर्बादी कहते हैं उसे, जो हर एक इंसान को बर्बाद कर देती है। जो प्यार नहीं करते वो तो दूसरों को बर्बाद करते हैं, लेकिन जो प्यार करते हैं वो खुद बर्बाद हो जाते हैं।
ये बोलते हुए वो भले ही हंस रहा था, लेकिन उसकी गहरी लाल आंखें बता रही थी कि उसे इस वक्त कितनी ज़्यादा तकलीफ हो रही है। हार्दिक ने उसके हाथों से वो ड्रिंक का गिलास लिया और बोला, ये सब तू क्या कर रहा है प्रलय? आखिर तू चाहता क्या है? प्रलय व्यंग से हंसा और उसकी तरफ देखते हुए बोला, साले तुझे अभी भी यही नहीं पता कि मैं चाहता क्या हूँ? मैं मेरी यूनिवर्स को चाहता हूँ, लेकिन मसला ये है कि मेरी यूनिवर्स मुझे नहीं चाहती। वो नफरत करती है मुझसे। उसे लगता है कि मैंने उसके साथ ज़बरदस्ती की। उसे लगता है कि मैंने उसे खुद से शादी करने के लिए मजबूर किया। तो मैंने गुनाह कर दिया। उसे सब कुछ दिखाई देता है, लेकिन उसे मेरा प्यार क्यों नहीं दिखाई देता? हार्दिक, मुझे बताना यार, मेरे प्यार में, मेरे में कैसी कौन सी कमी है जो उसे मेरा प्यार नहीं दिखाई देता? उसके लिए मैं सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन उसे सिर्फ मेरी गलतियाँ दिखाई देती है। जो मैं उसके लिए तड़प रहा हूँ वो उसे दिखाई क्यों नहीं देता? प्रलय की बातें सुनते हुए हार्दिक को उसके लिए बहुत बुरा लग रहा था। उसने प्रलय का हाथ पकड़ा और बोला, मैंने तुझे पहले ही कहा था मेरे यार कि तू गलत रास्ते पर चल पड़ा है। सृष्टि शादीशुदा है, उसके दिल में तूने अपनी जगह तो बना ली, लेकिन उसकी ज़िंदगी में तेरे लिए अपनी जगह बनाना बहुत मुश्किल होगा। अभी हार्दिक बोल ही रहा था कि प्रलय ने अपनी शर्ट के बटन खोलने शुरू कर दिए। उसने अपने शर्ट कंधे से हल्की सी सरकाई तो हार्दिक की आंखें बड़ी हो गई। वहां पर लगी हुई बैंडेज बता रही थी कि प्रलय को क्या हुआ है। प्रलय अपने कंधे की तरफ इशारा करते हुए बोला, आज तक मैंने कभी किसी को खुद पर उंगली तक नहीं उठाने दी। पता ही नहीं कितने दुश्मन हैं मेरे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होती प्रलय राणा को एक खरोच भी पहुंचा जाए। लेकिन आज मैं खुद को गोली मारने वाला था, पर अफसोस मेरे को अब हो रहा है कि वो गोली मुझे मेरे कंधे पर क्यों लगी, मेरे सीने पर क्यों नहीं लगी? अगर सीने पर लग जाती तो सारा किस्सा ही खत्म हो जाता। जिस जिंदगी में यूनिवर्स नहीं, उस जिंदगी को जीकर भी क्या करूँगा मैं? उसकी बातें सुनते हुए हार्दिक की आंखें बड़ी हो गई थी। वो तुरंत बोला, तूने खुद को शूट किया? प्रलय हंसा और बोला, तो और क्या करता? मेरी यूनिवर्स मुझसे शादी करने के लिए मान ही नहीं रही थी, और तुझे तो पता है प्रलय राणा अपनी जिद पूरी करने के लिए कुछ भी कर सकता है। हार्दिक तुरंत बोला, और अगर वो फिर भी शादी के लिए नहीं मानती तो? प्रलय मुस्कुराया और बोला, भले ही मेरी यूनिवर्स कहती नहीं है कि वो मुझसे प्यार करती है, लेकिन वो प्यार तो करती है ना। वो भला मुझे कैसे कुछ होने दे सकती थी? वो मुझे प्यार करती है, बहुत प्यार करती है। ये बोलते हुए अब प्रलय की आंखें बंद होने लगी। हार्दिक ने जल्दी से उसे संभाला। प्रलय ने उसके सीने पर ही अपना सिर रख दिया। इस वक्त वो बहुत ज़्यादा नशे में था। अब उसकी आंखें भी नहीं खुल रही थी। हार्दिक ने जल्दी से उसे संभाला और उसे बाहर की तरफ लेकर आया। वो प्रलय से मिलने आया था, मानव के बारे में बात करने के लिए। पहले प्रलय को शक था कि मानव अमय के पास होगा, लेकिन मानव अमय के पास नहीं था। हार्दिक ने पूरा पता लगवा लिया, लेकिन मानव का कुछ भी पता नहीं चल रहा था। वो कहाँ है और कहाँ नहीं, और मानव का मिलना प्रलय के लिए बहुत ज़रूरी था। पर वहां आकर तो हार्दिक कुछ बोल ही नहीं पाया। प्रलय बात करने की हालत में ही नहीं था। वहीं दूसरी तरफ राणा मेंशन, सृष्टि अभी भी अपने बेड पर बैठी थी और गहरी सोच में थी। उसने एक गहरी सांस ली और रूम से बाहर निकलकर नीचे हॉल की तरफ आई। फिर दरवाजे से बाहर निकलकर मेन गेट की तरफ आई। फिर एक गाड़ी राणा मेंशन के अंदर इंटर हुई और सृष्टि उस गाड़ी की तरफ देखने लगी। उस गाड़ी में हार्दिक प्रलय को लेकर आया था। सृष्टि को दरवाजे पे देखकर हार्दिक भी थोड़ा हैरान था। हार्दिक जल्दी से गाड़ी से बाहर निकला और सृष्टि की तरफ आया। सृष्टि हैरानी से हार्दिक की तरफ देख रही थी। वो उसे पहचानने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पहचान नहीं पा रही थी। हालांकि हार्दिक हॉस्पिटल में रहा था, लेकिन वो कभी सृष्टि के सामने नहीं आया, इसलिए सृष्टि को उसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। हार्दिक उसके एक्सप्रेशन देखकर बोला, मैं प्रलय का दोस्त हूँ। आप मुझे नहीं जानती, लेकिन मैं आपको जानता हूँ। पर आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हैं? सृष्टि दरवाजे की तरफ देखते हुए बोली। वो मैं उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो हार्दिक को क्या जवाब दे। हार्दिक उसकी बात पूरी होने से पहले ही बोला, घर छोड़कर जाने के बारे में सोच रही हैं क्या?
सोच क्या रही हैं आप? तो शायद घर छोड़कर जा ही रही हैं। आप प्रलय को पत्थर दिल समझती हैं क्या? उसका सवाल सुनकर सृष्टि हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। हार्दिक हल्का सा मुस्कुराया और बोला, आपकी गलती नहीं है। उसने आपसे प्यार ही इतना कर लिया कि अब आपको शायद उस प्यार पर गुमान हो गया है। आपको प्रलय पत्थर दिल लगता होगा ना, जो आपके साथ ज़बरदस्ती कर रहा है, आपको ज़बरदस्ती अपने पास रख रहा है। लेकिन मुझे तो आप ही पत्थर दिल लगती हैं, जिसे प्रलय का प्यार दिखाई ही नहीं दे रहा। अब तो मुझे भी यही लगता है कि आपको प्रलय को छोड़कर चले ही जाना चाहिए, क्योंकि आप शायद कभी उसके प्यार को समझ ही नहीं पाएंगी। उसकी बातें सुनकर सृष्टि हैरान रह गई। तभी अचानक से एक जोरदार पंच आकर हार्दिक के चेहरे पर लगा। प्रलय बिल्कुल उसके सामने खड़ा गुस्से से उसे घूर रहा था। अचानक ही वो खुद लड़खड़ाया तो हार्दिक और सृष्टि दोनों ने एक साथ उसकी तरफ अपने हाथ बढ़ा दिए। सृष्टि तुरंत प्रलय की तरफ बढ़ी, लेकिन प्रलय ने उसे भी पीछे की तरफ धक्का दिया और हार्दिक की तरफ बढ़ते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी यूनिवर्स को ये सब बोलने की? ये बोलते हुए उसने एक पंच और हार्दिक के चेहरे पर जड़ दिया। प्रलय ने हार्दिक को मार तो दिया, लेकिन अब एक बार फिर से उसके कदम लड़खड़ाने लगे थे। सृष्टि ने जल्दी से आकर उसे संभाला और बोली, ये आप क्या कर रहे हैं डिस्ट्रॉयर? आपने इतनी ज़्यादा ड्रिंक की हुई है, ये सब क्या है? प्रलय ने सृष्टि के कंधे पर अपना हाथ रखा और बोला, छोड़ो मुझे, आज मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। ये दोस्त है मेरा, लेकिन ये कमीना हर बार अपनी हद पार करता है। इसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें इतनी बातें सुनाने की? सृष्टि तुरंत से बोली, उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा डिस्ट्रॉयर, आप गलत समझ रहे हैं। हार्दिक ने अपने होठों पर अपनी उंगली रखी और अपने होठों से बहता हुआ खून साफ करने लगा। उसकी आंखें बेहद लाल हो चुकी थी। प्रलय उस पर पहले भी बहुत बार हाथ उठा चुका था, लेकिन उसे इतना बुरा नहीं लगता था। लेकिन आज तो उसे तकलीफ भी हो रही थी, पर वो तकलीफ ही इस बात से और भी ज़्यादा बढ़ गई थी कि प्रलय इस वक्त कितना ज़्यादा टूट चुका है। प्रलय खुद इस वक्त कितनी तकलीफ में है। सृष्टि तुरंत से प्रलय को संभालते हुए बोली, मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा है डिस्ट्रॉयर, आप बेवजह गुस्सा हो रहे हैं। इन्होंने मुझे कुछ भी नहीं कहा था। अभी वो बोल ही रही थी कि हार्दिक उसके पास आकर बोला, क्यों झूठ बोल रहे हैं आप सृष्टि जी? मैंने आपसे बहुत कुछ कहा है, लेकिन मैंने कुछ भी गलत नहीं कहा है। देखिए आप अपने डिस्ट्रॉयर को, कितना प्यार करता है वो आपसे कि आपके लिए अपने बचपन के दोस्त पर भी उसने हाथ उठा दिया। वो दोस्त जो सिर्फ उसका भला चाहता है। लेकिन आज उसी दोस्त को प्रलय राणा ने आपके लिए अपना दुश्मन समझ लिया। उसकी बात सुनकर प्रलय गुस्से से कांपते हुए बोला, अपनी औकात में रहो हार्दिक। ये बोलकर प्रलय एक बार फिर से हार्दिक की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन सृष्टि ने उसे पूरी तरह से अपनी बाहों में जकड़ लिया। हार्दिक हल्का सा मुस्कुराया और बोला, मैं औकात में ही हूँ मेरे दोस्त, लेकिन चाहता ये हूँ कि तू होश में आ जाए। किसी को प्यार करना गुनाह नहीं होता, लेकिन किसी और को प्यार करते हुए जब इंसान खुद को भूल जाए, वो बहुत बड़ा गुनाह होता है। खैर चलता हूँ, अपना ख्याल रखना। अब किसी और को भी नहीं कह सकता तेरा ख्याल रखने के लिए, क्योंकि किसी और को तो खुद से ही फुर्सत नहीं है। ये बोलकर उसने एक नज़र सृष्टि को देखा। सृष्टि की आंखों में नमी तैरने लगी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि हार्दिक उस पर इतना गुस्सा क्यों हो रहा है। हार्दिक तुरंत अपनी गाड़ी में बैठा और गाड़ी राणा मेंशन से बाहर चली गई। प्रलय अभी भी सृष्टि पर झुका हुआ खड़ा था। वो ढंग से अपनी आंखें भी नहीं खोल पा रहा था, लेकिन अब हार्दिक के जाने के बाद वो सृष्टि की तरफ बिना देखे बोला, तुम उसकी बातों पर गुस्सा मत करना यूनिवर्स, वो ऐसे ही बोलता है, तुम्हें गलत समझ रहा है। तुम फिक्र मत करो, मैं उसे समझाऊंगा। उसे पता नहीं है तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। सृष्टि ने कुछ नहीं कहा, बस उसे देखती रही। प्रलय उससे अलग हुआ और उसकी तरफ देखते हुए बोला, मेरी यूनिवर्स मुझसे प्यार करती है ना? सृष्टि कोई जवाब देती उससे पहले ही एक बार फिर से प्रलय के पैर लड़खड़ाने लगे। सृष्टि ने जल्दी से आकर उसे संभाला और बोली, प्लीज़ आप मेरे साथ अंदर चलिए, आपने बहुत ज़्यादा ड्रिंक की हुई है डिस्ट्रॉयर, प्लीज़ आप खुद को संभालिए। ये बोलते हुए उसने प्रलय का हाथ अपने कंधे पर रखा और उसे धीरे धीरे अंदर की तरफ लेकर जाने लगी। प्रलय चुपचाप उसके साथ चले जा रहा था। सृष्टि उसे रूम में लेकर आई और आते ही उसने उसे बेड पर लिटा दिया। प्रलय बेड पर लेटे हुए धीरे धीरे बड़बड़ा रहा था, आई लव यू यूनिवर्स, आई लव यू यूनिवर्स, आई लव यू।
उसका वो बड़बड़ाना सुनकर सृष्टि की आंखों में नमी तैरने लगी। उसने प्रलय के पैरों की तरफ देखा और वो नीचे झुककर उसके पैरों पर उसके जूते उतारने लगी। जैसे ही वो प्रलय के चेहरे के करीब आई, प्रलय ने अपनी आंखें खोली और उसे देखते हुए बोला, तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। सृष्टि उसकी तरफ देखती हुई बोली, प्लीज़ आप सो जाइए डिस्ट्रॉयर, आपने बहुत ज़्यादा ड्रिंक की हुई है, हम कल बात करेंगे। प्रलय बड़े प्यार से बोला, नहीं, मुझे आज ही बात करनी है तुमसे, मुझे तुम्हारा जवाब चाहिए। यूनिवर्स, मुझे जवाब दो, तुम प्यार करती हो ना मुझसे। सृष्टि का दिल जोरों से धक धक करने लगा था। सृष्टि ने अपनी नज़रें उस पर से हटाई और वहाँ से जाने लगी। प्रलय ने तुरंत उसका हाथ पकड़ा और बोला, मुझे जवाब चाहिए यूनिवर्स, जब तक तुम मुझे जवाब नहीं देती तब तक मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। सृष्टि खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन फिलहाल वो खुद भी बहुत कमज़ोर सा महसूस कर रही थी। वो चाह कर भी प्रलय के सवालों को इग्नोर नहीं कर पा रही थी। प्रलय हल्का सा ऊपर की तरफ उठा और उसने सृष्टि के कंधों पर अपना हाथ रखकर उसे नीचे की तरफ लिटाना शुरू कर दिया। सृष्टि का सर तकिए पर रखकर वो उसके चेहरे पर झुका और उसके चेहरे को बड़े ही प्यार से निहारने लगा। सृष्टि भी एकटक उसकी तरफ देखे जा रही थी। प्रलय बड़े ही प्यार से उसे किस करने लगा था। कुछ देर बाद सृष्टि ने बेडशीट से अपने हाथ उठाए और उसने प्रलय के चेहरे पर अपने हाथ रख लिए। धीरे धीरे वो भी प्रलय को रिस्पॉन्स देने लगी थी और प्रलय उसे और भी ज़्यादा शिद्दत से चूमने लगा था। प्रलय मदहोशी भरी नज़रों से उसके चेहरे को देखने लगा। सृष्टि ने अपना चेहरा हल्का सा घुमा लिया तो प्रलय ने अब उसकी गर्दन पर अपना चेहरा रख दिया। सृष्टि कुछ देर तक यूं ही रही और जब उसे महसूस हुआ कि प्रलय गहरी नींद में जा चुका है तो उसने अपना चेहरा घुमाकर प्रलय की तरफ देखा। प्रलय को गहरी नींद में सोते देख उसने उसे अच्छे से वापस तकिए पर लेटाया और फिर उस पर झुककर उसके चेहरे पर आए पसीने को अपने दुपट्टे से साफ करने लगी। प्रलय का बार बार उसे वो आई लव यू कहना, उसकी आंखों में सृष्टि के प्यार की तड़प और वो सब देखकर सृष्टि को भी अब कुछ कुछ होने लगा था। उसने बड़े ही प्यार से प्रलय के गाल पर अपना हाथ रखा और बोली, ऐसा नहीं है डिस्ट्रॉयर कि मेरे दिल में आपके लिए कुछ नहीं है, मेरे दिल में आपके लिए कुछ है। कुछ नहीं, बहुत कुछ। मुझे मेरे अतीत की कुछ याद नहीं और जब तक मैं अपने अतीत के बारे में सब कुछ जान नहीं लेती तब तक मैं अपनी ज़िंदगी में आगे कैसे बढ़ूं। आप बहुत अच्छे हैं डिस्ट्रॉयर, भले ही आपने ज़बरदस्ती मुझसे शादी की, लेकिन आज तक आपने कभी भी ज़बरदस्ती मेरे करीब आने की कोशिश नहीं की, जिससे साफ है कि आपके दिल में मेरे लिए सिर्फ प्यार है, मुझे हासिल करने की ज़िद ही नहीं। मैं पागल थी जो उस लड़की की बातों में आकर आप पर शक करने लगी। आई एम सो सॉरी डिस्ट्रॉयर। ये बोलकर वो कुछ देर यूं ही प्रलय को देखती रही और फिर अचानक ही वो उसके माथे पर झुकी और उसने बड़े ही प्यार से प्रलय के माथे को चूम लिया। वो प्रलय को अच्छे से बेड पर लिटाकर खुद अपना तकिया लेकर सोफे की तरफ चली गई। भले ही वो प्रलय से प्यार करने लगी थी और उन दोनों की शादी भी हो गई थी, लेकिन अभी भी वो उसके साथ सोने में थोड़ा हिचकिचा रही थी। वहीं प्रलय नशे में होने की वजह से गहरी नींद में सो रहा था। सुबह का वक्त प्रलय की आंखें खुली और उसने अपने सिर पर अपना हाथ रख लिया। उसे अपने सिर में जोरों का दर्द महसूस हो रहा था। उसने कभी इतनी ज़्यादा ड्रिंक नहीं की थी जितना उसने कल की थी। वो अपनी जगह से उठकर बैठा और बैठते ही उसकी नज़र सामने सोफे पर सो रही सृष्टि पर गई और उसे सोफे पर सोते हुए देखकर प्रलय का चेहरा गुस्से से कांपने लगा। उसने कोई कमी नहीं छोड़ी थी सृष्टि को प्यार करने की और सृष्टि की तरफ से उसे सिर्फ और सिर्फ इनकार ही मिल रहा था। और इस बात पर अब प्रलय को गुस्सा आने लगा था। वो अपनी जगह से उठा और चुपचाप वॉशरूम में चला गया। वॉशरूम का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनकर सृष्टि की आंखें खुली। वो भी अपनी जगह पर उठकर बैठी। जैसे ही उसकी नज़र बेड पर गई तो वहाँ पर प्रलय को ना देखकर वो समझ चुकी थी कि प्रलय ही वॉशरूम गया है। उसने अपने पेट पर अपना हाथ रखा और हल्का सा मुस्कुराकर बोली, गुड मॉर्निंग बेबी। इतना बोलकर उसने एक गहरी सांस ली और फिर वॉशरूम के दरवाजे की तरफ देखने लगी। उसे इंतज़ार था कि प्रलय वॉशरूम से बाहर आए और वो खुद वॉशरूम में जाए। कुछ देर बाद प्रलय वॉशरूम से बाहर आया तो सृष्टि अपने जगह से उठी और वॉशरूम की तरफ बढ़ गई।
प्रलय ने एक नज़र उसकी तरफ देखा। सृष्टि तुरंत से बोली, गुड मॉर्निंग डिस्ट्रॉयर। ये बोलते हुए वो थोड़ा हिचकिचा रही थी, लेकिन प्रलय ने उसके गुड मॉर्निंग का कोई जवाब नहीं दिया और रूम से बाहर चला गया। सृष्टि उसकी तरफ जाते हुए देखती रह गई। उसे समझ नहीं आया कि प्रलय ने उसे इग्नोर किया या फिर उसकी गुड मॉर्निंग उसे सुनाई ही नहीं दी, क्योंकि सृष्टि बहुत धीमी आवाज़ में बोली थी। वो खुद से ही बोली, शायद डिस्ट्रॉयर को मेरी गुड मॉर्निंग सुनाई नहीं दी होगी। कोई बात नहीं, मैं बाद में उनसे बात कर लूँगी। ये बोलकर वो वॉशरूम की तरफ चली गई और फिर थोड़ी देर बाद वो आईने के सामने खड़ी अपने बाल बना रही थी। प्रलय रूम में आया। इस वक्त उसके हाथों में उसका प्रोटीन शेक था। उसने वो प्रोटीन शेक टेबल पर रखा और क्लोजेट से अपने कपड़े निकालने लगा। सृष्टि उसके पास आई और बोली, आपकी तबीयत ठीक है ना डिस्ट्रॉयर? प्रलय ने इस बार भी उसके सवाल का जवाब नहीं दिया और चुपचाप क्लोजेट से अपने कपड़े निकालता रहा। उसने अपने लिए एक बिजनेस सूट निकाला और उसे सामने टेबल पर रख दिया। वो शावर लेने के लिए वॉशरूम की तरफ जाने लगा तो इस बार सृष्टि उसके सामने आकर खड़ी हो गई और गुस्से से बोली, मैं आपसे बात कर रही हूँ डिस्ट्रॉयर, किसी और से नहीं। एक बार आपको मेरी आवाज़ सुनाई नहीं दी, मान लिया। दूसरी बार भी नहीं सुनाई दी, ये भी मान लिया। लेकिन अब तो आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही होगी ना? अब पूछ रही हूँ मैं आपसे, आपकी तबीयत ठीक है ना? प्रलय गुस्से से बोला, क्यों? मेरी तबीयत को क्या हुआ है? और आज तुम्हें मेरी फिक्र कैसे हो गई? आज तक तो तुमने कभी नहीं पूछा कि कैसा हूँ और कैसा नहीं, तो फिर अब क्यों पूछ रही हो? सृष्टि तुरंत से बोली, आप मुझसे नाराज़ हैं क्या? प्रलय व्यंग से मुस्कुराया और बोला, नाराज़? मैं तुमसे नाराज़ क्यों होऊंगा? नाराज़ अपनों से हुआ जाता है सृष्टि। उसके मुंह से सृष्टि सुनकर उसकी आंखें बड़ी हो गई। सृष्टि तो प्रलय ने उसे तब भी कहकर नहीं बुलाया था जब वो हॉस्पिटल में थी, तब भी वो उसे यूनिवर्स कहकर बुला रहा था और अब उसके मुंह से सृष्टि सुनना सृष्टि को एक तकलीफ सा दे रहा था। प्रलय अपनी बात पूरी करते हुए बोला, नाराज़ अपनों से हुआ जाता है सृष्टि, और तुम्हारे लिए तो मैं तुम्हारा अपना हूँ ही नहीं, तो फिर तुम्हें मेरी नाराज़गी से फ़र्क भी क्या पड़ता है? अगर हूँ तो भी और अगर नहीं हूँ तो भी। सृष्टि तुरंत से बोली, आप ऐसे क्यों बात कर रहे हैं मुझसे डिस्ट्रॉयर? प्रलय भी बोला, तुम्हें मुझे डिस्ट्रॉयर कहकर बुलाने की ज़रूरत नहीं है, तुम मुझे मिस्टर राणा बुला सकती हो, मैं मना नहीं करूँगा। अब मेरा रास्ता छोड़ो, मुझे ऑफिस जाना है, ऑफिस के लिए तैयार होना है। ये बोलकर वो तुरंत वॉशरूम में चला गया और सृष्टि एक बार फिर से बस उसे देखती ही रह गई। उसे इतना तो समझ आ चुका था कि प्रलय उससे बहुत ज़्यादा नाराज़ है और अब शायद वो इतनी आसानी से नहीं मानने वाला। उसके चेहरे पर मायूसी भरे एक्सप्रेशंस आ गए। राणा मेंशन। सृष्टि चुपचाप बेड पर बैठी थी। उसकी नज़रें वॉशरूम की तरफ थी जहाँ पर प्रलय शावर लेने गया हुआ था। प्रलय शावर लेकर आया और टेबल पर रखे हुए अपने कपड़े उठाने लगा। सृष्टि तुरंत उसके पास आई और बोली, मैं जानती हूँ डिस्ट्रॉयर, मेरी गलतियाँ ऐसी है कि आपका नाराज़ होना बनता है, लेकिन आप भी तो मुझे समझने की कोशिश कीजिए ना। जब से मेरी याददाश्त गई है तब से मेरे साथ सब कुछ अजीब अजीब हो रहा है, पर मैं वादा करती हूँ आइंदा से आप पर बिल्कुल भी शक नहीं करूँगी। मैं जानती हूँ आप मुझसे प्यार। अभी वो बोल ही रही थी कि प्रलय उसकी तरफ देखते हुए बोला, यही तो गलती है मेरी कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम इसी प्यार का फ़ायदा उठाती हो सृष्टि। बट डोंट वरी, अब तुम्हें मैं कभी नहीं कहूँगा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। बोलकर वो अपने कपड़े लेकर चेंजिंग रूम में चला गया और सृष्टि एक बार फिर से उसकी तरफ देखती ही रह गई। कुछ देर बाद प्रलय अपने रूम से बाहर निकलने लगा। इस बार उसने सृष्टि को अपने साथ चलने के लिए नहीं कहा, लेकिन जैसे ही सृष्टि ने उसे रूम से बाहर जाते हुए देखा, वो तुरंत अपनी जगह से उठ खड़ी हुई और उसके साथ साथ रूम से बाहर आई। प्रलय ने एक नज़र उठाकर उसकी तरफ भी नहीं देखा। सृष्टि को लगा प्रलय नीचे आकर डाइनिंग टेबल पर बैठेगा और ब्रेकफास्ट करेगा, लेकिन जैसे ही कुसुम जी ने उसे ब्रेकफास्ट के लिए रोका, प्रलय बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, मुझे ऑफिस जल्दी जाना है मॉम, आज मेरी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है, इसलिए ऑफिस में कुछ खा लूँगा। ये बोलकर वो तुरंत वहाँ से चला गया। कुसुम जी ने उसे रोकने की कोशिश की, पर तब तक प्रलय वहाँ से बाहर जा चुका था। तभी नताशा वहाँ पर आई और हंसने लगी। उसे हंसते हुए देखकर कुसुम जी हैरान थी। वो कुछ बोलती उससे पहले ही नताशा सृष्टि की तरफ देखते हुए बोली,
कहते हैं एक साथ खाने से प्यार बढ़ता है, लेकिन यहाँ पर तो किसी ने मेरू भाई से उसकी भूख ही छीन ली। ऐसा कभी नहीं होता कि मॉम भाई को रोके और भाई रुके ना, लेकिन लगता है अब तो उन्हें घर पर रहना भी अच्छा नहीं लगता। कुसुम जी गुस्से से नताशा की तरफ देखते हुए बोली, ऐसा नहीं है, हो सकता है प्रलय को सच में कोई इम्पोर्टेंट काम हो। नताशा कुसुम जी के पास आई और बोली, आप बहुत मासूम हैं मॉम, लेकिन मैं ना ही मासूम हूँ और ना ही बेवकूफ़। आपको क्या लगता है कि भाई इस शादी से खुश हैं? बिल्कुल भी नहीं। उन्होंने इस लड़की से शादी तो कर ली, लेकिन ये लड़की उन्हें कभी खुश नहीं कर पाएगी। कुसुम जी गुस्से से बोली, प्लीज़ नताशा ये सब बातें बंद करो। सृष्टि और प्रलय की नई नई शादी हुई है और हर शादी में थोड़ा वक्त लगता है एक दूसरे को समझने में, और प्रलय और सृष्टि भी दोनों बहुत जल्दी एक दूसरे को समझ जाएंगे। सृष्टि नताशा के पास आई और उसकी तरफ देखते हुए बोली, मुझे नहीं पता तुम मुझे इतना नापसंद क्यों करती हो। मुझे मेरे अतीत की ज़िंदगी के बारे में कुछ याद नहीं। अगर याद होता तो शायद चीज़ें अलग होती। अब तो मेरी और मिस्टर राणा की शादी हो चुकी है। भले ही मैं उनसे प्यार नहीं करती, लेकिन मुझे उनके प्यार की वैल्यू ज़रूर है, और वो सिर्फ मुझसे नाराज़ है। इसका मतलब ये नहीं कि वो मुझसे प्यार नहीं करते। उसकी बात सुनकर नताशा अभी भी गुस्से से उसे देख रही थी। सृष्टि कुसुम जी की तरफ देखते हुए बोली, आंटी जी क्या आप मुझे मिस्टर राणा के लिए टिफ़िन पैक करके दे सकती हैं? मैं ऑफिस में उनके लिए टिफ़िन लेकर जाना चाहती हूँ। सृष्टि की बात सुनकर कुसुम जी के चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई। वो जल्दी से बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम बस मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मैं अभी प्रलय के लिए टिफ़िन पैक करवाती हूँ। ये बोलकर वो तुरंत किचन में चली गई। उनके जाने के बाद नताशा सृष्टि के बिल्कुल करीब हुई और बोली, तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे सामने ये ड्रामा करोगी और मैं मान जाऊँगी? बिल्कुल भी नहीं। तुम जैसी लड़कियों के इरादे मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। सुना है तुम्हारा पहला पति एक कंपनी में सिंपल सी जॉब करता था, मुश्किल से 30-40 हज़ार कमाता था। इतने में तुम जैसी लड़कियाँ कैसे ही गुजारा कर सकती हैं, इसलिए तुमने उसे छोड़ दिया। नताशा एक बार फिर से बोली, मुझे तो तरस आ रहा है तुम्हारे पति पर, जिसे इतनी घटिया बीवी मिली, और यही तुम अब मेरे भाइयों के साथ करने वाली हो। लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी। मेरी मॉम और मेरे भाइयों बेशक से तुम्हारे झांसे में आ जाए, लेकिन मैं तुम्हारे झांसे में कभी नहीं आऊँगी। ये बोलकर वो तुरंत वहाँ से चली गई और सृष्टि कुछ बोल भी नहीं पाई, बस उसे जाते हुए देखती रह गई। कुसुम जी एक सर्वेंट के साथ सृष्टि के पास आई और उस सर्वेंट ने अपने हाथों में पकड़ा हुआ टिफ़िन सृष्टि की तरफ बढ़ा दिया। कुसुम जी सृष्टि की तरफ देखते हुए बोली, इसमें मैंने तुम्हारे लिए भी ब्रेकफास्ट पैक किया है, तुम भी प्रलय के साथ ही ब्रेकफास्ट कर लेना। सृष्टि ने अपना सिर हाँ में हिलाया और वहाँ से जाने लगी। कुसुम जी ने तुरंत उसे रोका और उसके बिल्कुल करीब आकर उसके गाल पर अपने हाथ रखकर बोली, मुझे नहीं पता कि आखिर ये सब हो क्या रहा है, प्रलय और तुम्हारे बीच क्या चल रहा है, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगी कि बस तुम एक कदम आगे बढ़ाओ, मेरा प्रलय तुम्हारी तरफ 4 कदम बढ़ाएगा। तुम समझ रही हो ना मेरी बात? सृष्टि ने अपना सिर हाँ में हिलाया और मुस्कुराकर बोली, मैं पूरी कोशिश करूँगी आंटी जी। कुसुम जी मुस्कुराकर बोली, मुझे माँ कहो, जैसे प्रलय की माँ हूँ वैसे ही तुम्हारी भी हूँ। सृष्टि ने एक बार फिर से अपना चेहरा हाँ में हिलाया और वहाँ से चली गई। कुसुम जी ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की और अपने हाथ जोड़ते हुए बोली, हे भगवान, मेरे बच्चे की ज़िंदगी में सब कुछ ठीक कर दो। कुछ देर बाद प्रलय अपने ऑफिस में बैठा था और अपने फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था। वो फ़ोन पर बात करते हुए बोला, मानव के बारे में कुछ पता चला क्या? सामने से उसका आदमी बोला, नहीं सर, अभी तक तो कुछ पता नहीं चला है। प्रलय कुछ सोचते हुए बोला, अगर मानव अमय के पास नहीं है तो मानव गया कहाँ पर? उसकी जिस तरह की हालत थी, मुझे नहीं लगता कि वो शहर से बाहर जा पाएगा और बिना ट्रीटमेंट के रह पाएगा। तुम हॉस्पिटल और क्लिनिक से पता करो, ज़रूर उसने अपना ट्रीटमेंट तो कहीं पर करवाया होगा। मुझे जल्द से जल्द मानव का पता चाहिए। मैं नहीं चाहता वो एक बार फिर से मेरी और मेरी यूनिवर्स की ज़िंदगी में जहर घोले। अभी वो बोल ही रहा था कि तभी उसकी नज़र सामने एलईडी पर गई, जहां पर उसे नीचे पार्किंग एरिया की लाइव फुटेज दिखाई दे रही थी। सृष्टि को नीचे पार्किंग एरिया में देखकर वो हैरान रह गया। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई, लेकिन जल्दी ही उसने उस मुस्कुराहट को संभाल लिया था।
वहीं दूसरी तरफ सृष्टि गाड़ी से बाहर निकलकर लिफ्ट एरिया की तरफ आई तो उसका दिल जोरों से धक धक करने लगा। वो हर एक चीज़ को बड़े ही ध्यान से देख रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो सब कुछ उसने पहले भी देखा है। वो लिफ्ट, वो पार्किंग एरिया, वहाँ पर वो पहले भी बहुत बार आई हुई है। वो सब देखते हुए वो हल्का सा मुस्कुराई और बोली, पता नहीं मुझे सब कुछ कब याद आएगा, लेकिन ये सब चीज़ें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे मैं यहाँ पर काफ़ी वक्त से जॉब कर रही थी। डिस्ट्रॉयर बिल्कुल सही कह रहे थे। लेकिन फिर अचानक ही उसका चेहरा मायूस हो गया और वो बोली, पता नहीं मुझे यहाँ पर देखकर डिस्ट्रॉयर को कैसा लगेगा, कहीं वो मुझसे और ज़्यादा नाराज़ तो नहीं हो जाएंगे ना। ये सोचते हुए उसने एक गहरी सांस ली और फिर वापस बोली, आज मैं उन्हें मना कर ही रहूँगी। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से उन्हें हर्ट हो। अगर मेरी किस्मत में मेरा और डिस्ट्रॉयर का साथ लिखा है तो अब मैं अपनी किस्मत से भागूंगी नहीं। हाँ, मैं उस शख्स के बारे में ज़रूर पता लगाऊंगी जिसकी वजह से मैं आज इस हालत में हूँ, लेकिन मैं डिस्ट्रॉयर को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। ये बोलते हुए वो हल्का सा मुस्कुराई। वहीं प्रलय, जिसने कब का एलईडी बंद कर दिया था, वो अपने केबिन का दरवाज़ा खुलने का ही वेट कर रहा था। तभी केबिन का दरवाज़ा खुला और प्रलय ने तुरंत दरवाजे की तरफ देखा। सृष्टि को दरवाजे पे देखकर उसका दिल जोरों से धड़कने लगा था। सृष्टि दरवाजे पर खड़ी होकर बोली, मैं अंदर आ जाऊं? प्रलय का चेहरा एकदम एक्सप्रेशन लेस हो गया। वो अपनी जगह से उठा और सृष्टि की तरफ आकर बोला, मुझे टिफ़िन देने आई हो? सृष्टि ने अपना सिर हाँ में हिलाया और बोली, हाँ। ये बोलते हुए उसने अपने हाथों में पकड़े हुए टिफ़िन की तरफ देखा। प्रलय तुरंत बोला, मेरी कोई भी एम्प्लॉय मेरे लिए टिफ़िन लेकर नहीं आती है। सृष्टि जल्दी से बोली, लेकिन आपकी एम्प्लॉय आपके लिए टिफ़िन क्यों लेकर आएगी? प्रलय भी उसे देखते हुए बोला, लेकिन तुम तो लेकर आई हो ना? सृष्टि इरिटेट होकर बोली, लेकिन मैं आपकी एम्प्लॉय नहीं हूँ। प्रलय व्यंग से बोला, लेकिन तुमने हरकतें तो एम्प्लॉय वाली ही की है। मुझे नहीं लगता कि एक बीवी को अपने पति के केबिन में आने से पहले इसकी इजाज़त की ज़रूरत पड़ती होगी। उसकी बात सुनकर अब सृष्टि को अपनी गलती समझ आई। वो जल्दी से केबिन का दरवाज़ा पूरी तरह से खोलकर अंदर की तरफ आई। मैं आपकी कोई एम्प्लॉय नहीं हूँ और मुझे किसी के इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। मैं जब चाहे अपने पति के केबिन में आ सकती हूँ, उनके ऑफिस में आ सकती हूँ और कुछ भी कर सकती हूँ। ये बोलते हुए वो आगे की तरफ जा रही थी कि अचानक ही हड़बड़ाहट की वजह से उसके पैर लड़खड़ाने लगे। प्रलय ने जैसे ही उसे नीचे गिरते हुए देखा, उसने तुरंत आकर सृष्टि की कमर पर अपना हाथ रखा और उसे गिरने से बचा लिया। सृष्टि उसकी बाहों में झूल गई। प्रलय भी हल्का सा उसके ऊपर झुका हुआ था। सृष्टि की धड़कनें तेजी से बढ़ने लगी। उसे अपनी कोरी कमर पर प्रलय का हाथ महसूस हो रहा था और वहीं प्रलय भी बेहद इंटेंस नज़रों से सृष्टि को देख रहा था। सृष्टि कुछ बोलती उससे पहले ही प्रलय ने उसे ऊपर की तरफ किया और उसे गुस्से से देखते हुए बोला, मेरा प्यार तो तुमसे संभाला नहीं गया, खुद को तो संभाल ही सकती हो ना? सृष्टि जल्दी से बोली, कब तक नाराज़ रहेंगे आप मुझसे? प्रलय व्यंग से बोला, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है मेरी नाराज़गी से? सृष्टि बोली, अगर मुझे फ़र्क नहीं पड़ता तो कह मैं यहाँ पर आती। प्रलय उसकी तरफ हैरानी से देखने लगा और फिर हंसकर बोला, तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ पर मेरे लिए टिफ़िन लेकर आ गई और मेरी नाराज़गी दूर हो गई? क्या कुछ नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए? सृष्टि, क्या कुछ नहीं किया मैंने तुम्हारे प्यार को पाने के लिए, लेकिन तुम्हें लगता है कि बस तुम ये टिफ़िन मेरे लिए लेकर आओगी और मैं हर एक चीज़ भूल जाऊँगा। सृष्टि उसके बिल्कुल करीब आई और बोली, प्लीज़ माफ़ कर दीजिए ना डिस्ट्रॉयर। प्रलय एकदम एक्सप्रेशन लेस होकर बोला, डिस्ट्रॉयर नहीं, मिस्टर राणा। सृष्टि गुस्से से बोली, नहीं कहना मुझे आपको मिस्टर राणा, मुझे आपको डिस्ट्रॉयर ही कहना है। मैं भी देखती हूँ मुझे कौन रोकता है। प्रलय तिरछी नज़रों से उसे देखते हुए बोला, मैं रोक कर दिखाऊंगा? मुझे तुम्हारे मुँह से अपने लिए डिस्ट्रॉयर नहीं सुनना। तो मतलब नहीं सुनना, और मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा ये लंच। ले जाओ इसे वापस। मैंने पहले ही कह दिया था कि मैं ऑफिस में कुछ खा लूँगा, तो बस खा लूँगा मैं ऑफिस में कुछ। ये बोलकर वो अपनी चेयर की तरफ बढ़ गया और सृष्टि मायूसी भरी नज़रों से उसे देखने लगी। तभी अचानक वो उसके सामने आकर खड़ी हो गई और उसने अपने कानों पर अपने हाथ रख लिए। प्रलय उसकी तरफ देखता ही रह गया। उसकी इस हरकत पर उसे बेहद प्यार आ रहा था।
लेकिन उसे कुछ कहने की बजाय उसने अपना चेहरा घुमा लिया और लैपटॉप ऑन कर लिया। तभी अचानक से ही लैपटॉप ऑन होते ही उसके सामने उसकी और सृष्टि की पिक्चर का वॉलपेपर था। वॉलपेपर को देखते हुए उसकी आंखें बड़ी हो गई। उसने तुरंत अपना लैपटॉप बंद कर दिया, लेकिन सृष्टि अभी भी हैरानी भरी नज़रों से उस लैपटॉप की तरफ देख रही थी, जहां पर उसे ऐसा लगा जैसे उसने अपने और प्रलय की पिक्चर को वॉलपेपर पर लगे हुए देखा, लेकिन वो पिक्चर कब की है ये उसे याद नहीं आ रहा था। आज का पार्ट आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।